हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? चलिए, हमारा जो लेक्चर चल रहा था या जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था कॉन्टैक्ट एंगल स्पर्श कोण, और इसका डेफिनेशन आपको समझा दिया था। बताइए ज़रा क्या डेफिनेशन था इसका। इसका डेफिनेशन आपको बताया था कि सर लिक्विड और सॉलिड जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है, उस पॉइंट से लिक्विड की सरफेस पे एक टेंजेंट खींचो, स्पर्श रेखा खींचो, और उसी पॉइंट से सॉलिड की सरफेस पे एक टेंजेंट खींचो, और दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल है वो कौन सा होगा? कॉन्टैक्ट एंगल स्पर्श कोण। ठीक, और सेम जो प्रोसीजर है वो किस में फॉलो करना है आपको? वो फॉलो करना है HG में, मतलब मरकरी में भी। लेकिन हमने दोनों का एग्जाम्पल इसलिए लिखा है क्योंकि वाटर है, लेकिन ध्यान रखना ये जो थीटा है वो इम्प्योर वाटर है। 1 सेकेंड, इम्प्योर मतलब अशुद्ध जल है, और शुद्ध जल के लिए थीटा बराबर 0 होता है, अभी हम लिखवाएंगे भी। इम्प्योर वाटर के लिए थीटा लेस देन 90 होता है। हमने दोनों एग्जांपल इसलिए लिए हैं क्योंकि इस एग्जांपल के लिए थीटा कैसा है? लेस देन 90, और इस एग्जांपल के लिए थीटा कैसा है? ग्रेटर देन 90। दोनों में अंतर है। ये जो ऊपर वाला आपको मेनिस्कस दिखाई दे रहा है, मेनिस्कस को कहते हैं हिंदी में चंद्रबिंदु, ठीक है। तो ये जो है ये कैसा है? अवतलाकार का है, मतलब अवतलाकार का है, जिसको हम कहते हैं कॉनकेव। तो ये यदि थीटा इज लेस देन 90 है तो आपका करेगा कॉनकेव मेनिस्कस, मतलब अवतलाकार चंद्रबिंदु। और ये क्या है? आप जानते ही हैं सर, ये उभरा हुआ भाग है तो उसको कहेंगे कॉन्वेक्स, मतलब उत्तल, कॉन्वेक्स मेनिस्कस चंद्रबिंदु। 1 सेकेंड, ठीक है, क्या कहेंगे इसको? चंद्रबिंदु मेनिस्कस, CUS। बात आ गई आपको समझ में? हाँ जी, ये मरकरी है, आपको हमने बता दिया था। इसके अलावा जिसका लेस देन, यहां लिख लो नोट लगा के, काफी इंपॉर्टेंट है। थीटा यदि लेस देन 90 है तो आपका जो द्रव है वो ठोस की सतह को गीला करेगा। गीला करने से मतलब आपने देखा होगा कि यदि पानी की बूंद या पानी किसी सतह पर गिरता है तो सतह पर पानी फैल जाता है और सतह कैसी हो जाती है? गीली हो जाती है। लेकिन आप यदि पारे को जमीन पर छोड़ दोगे तो पारे की छोटी छोटी क्या बन जाती हैं? बॉल्स बन जाती हैं, गोलियां बन जाती हैं। इसका मतलब आप जो पारा है वो सरफेस को गीला नहीं करता, या सरफेस से नहीं चिपकता है। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि ये देखो सरफेस से दूर भाग रहा है और ये सरफेस की तरफ भाग रहा है। तो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री है, इसका मतलब यह द्रव गीला करेगा। गीले को क्या कहते हैं? वेट, ठीक है, करेगा। और आप चाहो तो सीधा लिख दो कि इसकी जो वेटेबिलिटी होगी, ये क्या होती है सर? ये गीला करने का एक एबिलिटी है, इसकी जो वेटेबिलिटी है वो होगी ज्यादा, ठीक है। क्यों? क्योंकि थीटा कैसा है? लेस देन 90, और थीटा इज ग्रेटर देन 90 हो जाए तो सरफेस को गीला नहीं करेगा, या वेटेबिलिटी कैसी होगी इसकी? मिनिमम। कैसी होगी जी? मिनिमम। ध्यान रखना ये बात, जितना थीटा छोटा करोगे उतना ही वेटेबिलिटी बढ़ेगी। जितना थीटा छोटा होगा उतना ही गीला करने की जो दर है या गीला करने की जो क्षमता है वो बढ़ती जाएगी। ध्यान रखना। चलो साहब आगे बढ़ते हैं। अब हम ये सोचें कि सर वाटर में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये ऊपर की तरफ भग रहा है, ये कांच की तरफ जा रहा है, और HG में ऐसा क्या हुआ कि ये कांच से दूर भाग रहा है। रिपीट कर रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये बात तो ठीक है कि वाटर में जो है वो कॉनकेव मेनिस्कस बनेगा, मतलब अवतलाकार चंद्रबिंदु बनेगा, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि वाटर के पार्टिकल जो कांच है इससे लगाव रखते हैं इसलिए इसकी तरफ भाग रहे हैं, जबकि HG के जो पार्टिकल्स हैं वो इससे लड़ाई कर रखे हैं इसलिए दूर भाग रहे हैं। इसका रीजन क्या है? तो हमने आपको बताया था कि दो तरह के फोर्स होते हैं, एक कोहेसिव फोर्स, एक अधेसिव फोर्स, मतलब ससंजक बल और असंजक बल। ससंजक बल बताया था सेम काइंड के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है? ससंजक बल। और असंजक बल क्या है या अधेसिव फोर्स क्या है? जो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? अधेसिव फोर्स, मतलब असंजक बल। और ये आपको लिखवा दिया था। तो देखो ध्यान से, यहां दो तरह के फोर्स लग रहे हैं। एक लग रहा है फोर्स किस किस के बीच में? गिलास और वाटर के बीच में, जो होगा असंजक बल, अधेसिव फोर्स। ये एक रहा गिलास, मतलब कांच का बीकर है, और ये है पानी, तो इन दोनों के बीच में हम एक फोर्स मान लेते हैं, ये रहा फोर्स,
चलो इधर ही बना लेते हैं। ये लो जी, ये क्या है, फोर्स कौन सा, वेट वाटर और गिलास के बीच में, मतलब अधेसिव फोर्स। और एक लगेगा ससंजक बल, तो ये लगा दिया हमने ससंजक बल। ऐसा करते हैं, ये डायग्राम आपका मिक्स हो जाएगा तो क्लियरिटी खराब हो जाएगी। ऐसा करते हैं, एक बार और बना लेते हैं जिससे दोनों ग्राफों में एक क्लियरिटी रहे। चलो जी, ठीक है। तो ये क्या है जी, ये है ससंजक बल, मतलब वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला बल। और ये क्या है, ये है बल, फोर्स किसके बीच में, वाटर और गिलास के बीच में लगने वाला बल। अब सोचो, ये हमारा जो लिक्विड है ये जा रहा है वाटर की तरफ, तो यहाँ इस केस में, मतलब वाटर के केस में, जो गिलास से लगने वाला फोर्स है, गिलास और वाटर के बीच में लगने वाला असंजक बल है, वो ज़्यादा होता है वाटर और वाटर के बीच में लगने वाले ससंजक बल से। इस वजह से जो रिजल्टेंट बनता है वो इसकी तरफ नहीं बनता, ज़्यादा वाले की तरफ बनता है, कुछ इस तरीके से। और हमारी जो सरफेस है फिर लिक्विड की कैसे हो जाती है, परपेंडिकुलर। ध्यान रखना, लिक्विड की सरफेस हमेशा फोर्स के परपेंडिकुलर ही मिलेगी। आप इसको थोड़ा सा और जूम करोगे तो आपको ये पता चलेगा, क्या पता चलेगा, ये इसको जूम कर लीजिए थोड़ा सा इसको जूम कर लिया, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। कुल मिला के इसको मैं थोड़ा जूम कर लिया तो पता चलेगा कि आपका जो नेट फोर्स आ रहा है ना, वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही आएगा। देख लेना, ये परपेंडिकुलर है। बात करें इसकी एच जी की, तो एच जी में क्या होने वाला है, देखो जी, एच जी में मैंने इसका कुछ ऐसे है, अरे ये लो जी, 1 सेकेंड, ठीक है, ओके। ये क्या है, यहाँ लग रहा है फोर्स गिलास और एच जी के बीच में, और यहाँ कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ लग रहा है किसके बीच में, फोर्स एच जी और एच जी के बीच में। मतलब ये कौन सा है, कोहेसिव फोर्स, ससंजक बल, ये कौन सा ससंजक बल। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, यहाँ गिलास और एच जी के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो छोटा होता है किससे, एच जी और एच जी के बीच लगने वाले फोर्स से। तो रिजल्टेंट कहाँ बनता है, यहाँ बनता है इसका, इसकी तरफ, और ये जो सतह है उसके परपेंडिकुलर आ जाती है, इसलिए ये जो एच जी है वो ऊपर की तरफ उठता है। यदि आप इस एंगल वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते तो सीधी सीधी बात ध्यान रखें, फोर्स बिटवीन वाटर एंड गिलास जाता है तो ये पानी इसके ऊपर चढ़ गया, गिलास के ऊपर पहुंच गया, गिलास से लगाव रखता है, गिलास से प्यार करता है तो गिलास के पास चला गया। और ये जो यहाँ जो एच जी और एच जी में फोर्स है वो देखो, यहाँ एच जी सारे मिल रहे हैं, मतलब ये इससे तो दूर भाग रहा है और कहाँ पहुँच रहा है, एच जी के पास। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, बड़ा साधारण सा कॉन्सेप्ट है, बहुत मुश्किल नहीं है। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, और एग्जाम्पल को बिल्कुल ध्यान रखना। पहले ले रहे हैं प्योर वाटर, शुद्ध जल। क्या ले रहे हैं, प्योर वाटर, शुद्ध जल। और शुद्ध जल क्या है, शुद्ध जल के लिए एक बात ध्यान रखें, थीटा मतलब कॉन्टेक्ट एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। अरे सर 0 डिग्री होता है, तो बताइए कैसा बनेगा डायग्राम। तो डायग्राम बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, कुछ अलग बनेगा, सेम है, लेकिन कुछ इस तरीके से डिजाइन करना है कि आपको कॉन्टेक्ट एंगल कितना दिखे, 0 डिग्री। ये लो जी, मतलब पानी जो है कांच पे बहुत ज़्यादा चढ़ेगा ऊपर की तरफ। ये लो, तो यहाँ इस पॉइंट पे यदि मैच कर रहे हैं वो, तो ये क्या है, ये गिलास है, और इसी पॉइंट पे देखोगे तो ये क्या है, वही है। तो लगभग 0 डिग्री के आसपास आपको मिल जाएगा। यदि प्योर शुद्ध जल है तो 0 डिग्री मिलेगा। समझना, ये पानी जो है वो ऊपर तक चढ़ गया है, तो इस पॉइंट पे देखोगे दोनों क्या आ रहे हैं, सेम पॉइंट पे आ रहे हैं। जबकि यहाँ पानी ऊपर तक नहीं चढ़ता, यहाँ कुछ वेरिएशन रहता है। चलिए दूसरा देखते हैं, अशुद्ध जल, जो हमने बता भी दिया है आपको। इसका तो हमको वापस चलो एक बार और बता देते हैं, एक ही जगह लिख जाएंगे सारे। अशुद्ध जल मतलब इम्प्योर वाटर, और इम्प्योर वाटर क्या कहता है कि थीटा लेस देन 90 होगा, ध्यान रखना। और इसमें जो डायग्राम है वो कुछ ऐसे बनेगा, 1 सेकेंड, इस टाइप से बनेगा, ठीक है। और यहाँ क्या है, यहाँ 0 डिग्री नहीं है, थीटा कैसा है, लेस देन 90 डिग्री, जो आपको दिख भी रहा है। कैसा कर लीजिए और एक ऐसा कर लीजिए और लेस देन बना दीजिए 90, मतलब जो भी है थीटा बन जाएगा। एक होता है जी सिल्वर, मतलब चांदी। क्या होता है, चांदी। और चांदी ही एक ऐसा है जिसका थीटा इक्वल टू एग्जैक्ट 90 होता है, मतलब ना तो ये ऊपर जाता है और ना ये नीचे जाता है। यह चांदी है तो चांदी ऐसी कैसे भरी रहती है, कोई सा भी मेनिस्कस डिजाइन नहीं होता। तो चांदी का सरफेस ये रही, एक कौन सी, कांच की सरफेस, और ये कौन सी है, दिख रही है ना सबको, ये लिक्विड की सरफेस। एंगल कितने डिग्री का, थीटा बराबर 90 डिग्री का। तो ध्यान रखना, यहाँ लिख देना, कोई भी मेनिस्कस फॉर्म नहीं होता, कोई भी चंद्रबिंदु नहीं बनता, ना तो कॉनकेव बनता है और ना ही कॉन्वेक्स बनता है।
एक और लिख लो चौथा, ये रहा, लिख लो Hg मतलब पारा, मरकरी। तो Hg में क्या होगा, ये ऊपर की तरफ कॉन्वेक्स शेप लेगा, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा और कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनेगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप इसको लिखो, फिर हम आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। फटाफट चलो साहब। हाँ जी साहब, देखो हमारा जो कॉन्टेक्ट एंगल है वो किस किस बात पर निर्भर करता है, तो क्या लिखेंगे, थीटा की निर्भरता। आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, कॉन्टेक्ट एंगल स्पर्श कोण की निर्भरता। पहला तो ध्यान रखें, ये सबसे पहले तो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका जो लिक्विड है और आपका जो सॉलिड है, मतलब जिस सॉलिड में या जिस सॉलिड के टच में आप लिक्विड को लेके आ रहे हो वो किस तरीके के हैं। जैसे कांच के ही टच में हम यदि वाटर को लेके आए, फिर यदि हम मरकरी को लेके आए, तो थीटा चेंज होता है। तो हम क्या कहेंगे, द्रव ठोस पेयर युग्म पर निर्भर करेगा। नहीं आया समझ में, एक लाइन और लिखेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। मतलब यदि आपका जो पेयर Hg और गिलास के बीच का है तो थीटा ग्रेटर देन 90 बन रहा है, और यदि आपका पेयर जो है वो वाटर और गिलास का है तो ऐसे केस में क्या होगा, थीटा लेस देन 90 बन रहा है। तो थीटा किस बात पे डिपेंड किया, आपका पेयर कौन सा है। दूसरा, थीटा किस पे डिपेंड करेगा, यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो थीटा डिक्रीज होगा, ध्यान रखना। सिमिलरली आपने पढ़ा होगा किसमें, सरफेस टेंशन में, सरफेस टेंशन में भी थीटा डिक्रीज होता है टेम्परेचर को बढ़ाने पर। चलिए साहब, इसके अलावा हम देखें तो अशुद्धि पर, जैसा कि बिल्कुल हमने वो पढ़ाया था आपको सरफेस टेंशन। अशुद्धि दो तरीके थी, एक तो सॉल्युबल थी मतलब घुलने वाली, घुलनशील। यदि घुलनशील अशुद्धि हैं तो थीटा का मान बढ़ेगा, ठीक है, यदि घुलनशील अशुद्धि हैं तो थीटा का मान बढ़ेगा। और यदि अघुलनशील हैं, क्या हैं जी, अघुलनशील अशुद्धि हैं तो थीटा का मान घटेगा, ठीक है। ऐसे ही उसमें लिखवाया था, सेम इसमें लिखवाएंगे। चलिए साहब, बिल्कुल जैसे जैसे जो भी टी का मतलब सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी थी, डिपेंडेंसी थी, वही इसकी है, कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस ये अलग है थोड़ा सा। चलिए, इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है कैपिलरी ट्यूब या केश नली। केश नली, अच्छा, केश नली क्या होती है, केश नली एक नली होती है साहब। और केश नली क्यों नाम दिया है, क्योंकि एक केशिकत्व करके गुण है। क्या है, केशिकत्व, मतलब क्या है इसका, मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि यदि किसी लिक्विड में किसी केश नली को डाल दिया जाए, किसको, किसी केश नली को, मतलब एक नली को डाल दिया जाए, तो इसमें लिक्विड ऊपर भी चढ़ सकता है और नीचे भी आ सकता है, डिपेंड करेगा। यदि आप इसको वाटर में रख रहे हो तो लिक्विड ऊपर चढ़ेगा, और यदि आप इसको Hg मरकरी में रख रहे हो तो लिक्विड कहाँ चढ़ेगा, नीचे जाएगा। आपको दिखा देते हैं, यदि यहाँ पे वाटर भरा हुआ है और आपने केश नली रखी तो पानी केश नली में ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा और मेनिस्कस कैसा बनेगा, कॉनकेव। और यहाँ क्या होगा, यहाँ हमारा जो Hg है वो नीचे आ जाएगा, मेनिस्कस कैसा होगा इसका, मेनिस्कस होगा इसका कॉन्वेक्स। इस टाइप से होता है, ये है केश नली का कॉन्सेप्ट। और यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, केशिकात्व कहलाती है। क्या कहलाती है, केशिकात्व। तो ऐसा करें, आप ये डायग्राम बना लें और एक नीचे एक लाइन लिखें। क्या लिखेंगे, केश नली को द्रव में डुबोने पर द्रव, यहाँ लिख दो, द्रव केश नली में ऊपर चढ़ता है, या कोष्ठक लिख देना वाटर के केस में ऐसा होगा, या उतरता है, क्या लिखोगे, Hg। इस गुण को
केशिकात्व कहते हैं, केशिकात्व कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम देखें, ये तो पता लग गया कि सर ये जो प्रॉपर्टी है वो केशिकात्व है, मतलब द्रव को ऊपर चढ़ना और द्रव का नीचे उतरना। लेकिन हमको ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम पेपर में कि बताइए कौन सी हाइट है। चलो पहले आपको ये भी बता दें कि किस तरीके के जो द्रव होंगे, इसका एग्जैक्ट डायग्राम क्या बनना चाहिए, वैसे ये बनना चाहिए इसका, क्योंकि वाटर है तो कौन सा मेनिस्कस बनेगा, कॉनकेव। और इसका डायग्राम क्या बनना चाहिए, ऐसे करके। ये क्या है, इसमें HG है, इसमें क्या है, वाटर। तो ऐसे डायग्राम बनना चाहिए प्रॉपर, पर वैसा बनाओगे तो चल जाएगा इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर है तो स्पष्ट दिखाई नहीं देता मेनिस्कस, थोड़ा सा बहुत माइनर बनता है। केशनली फिर भी दिख जाएगा, पर यहाँ बहुत माइनर बनता है। तो चलिए हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि ये ऊपर क्यों चढ़ा। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऊपर कैसे चढ़ा उसकी बात हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा एक डेरिवेशन है, लेकिन थोड़ा सा आपको बताते हैं कि जैसे ऊपर चढ़ने का मेन रीज़न ये है, जैसे ये मेनिस्कस बना, किस में बना ये मेनिस्कस, ये मेनिस्कस बना सर वाटर और गिलास में, बना था कि नहीं बना था। और ये क्या कर रहे हैं, पार्टिकल कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं, तो पानी कहाँ चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा। तो इसका मतलब थीटा लेस देन यदि 90 है, ठीक है, और कॉनकेव मेनिस्कस बन रहा है, तो ऐसे केस में कॉनकेव का मतलब अवतल नवचंद्रक बन रहा है, थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो H होगा पॉजिटिव। इसको हम प्रूफ भी करेंगे थोड़ी देर में कि ऐसा क्यों होता है। H क्या बनेगा, पॉजिटिव, मतलब पानी या द्रव चढ़ेगा, सीधा सीधा लिख दें, द्रव केस नली में चढ़ेगा या ऊपर की तरफ जाएगा। थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो बनेगा कॉन्वेक्स मेनिस्कस। H होगा नेगेटिव, मतलब नीचे जाएगा, घटेगा, या जो द्रव है आपका नीचे जाएगा या उतरेगा। ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं। और ये जो H है जितना ये नीचे गया है, इसमें स्मॉल h से भी लिखते हैं इसको, एग्जाम पेपर में स्मॉल h के नाम से आया था क्वेश्चन, मतलब अधिकतर स्मॉल h ही शो करते हैं इससे। और इसके अलावा हम बात करें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H, तो H का जो वैल्यू आता है वो आता है 2t cos थीटा अपॉन, हाँ जी, RGD। और चाहो तो D यहाँ पे क्या है, डेंसिटी है, तो इसको रो भी लिख सकते हो आप, जो भी आपको पसंद हो उस हिसाब से काम करें। ठीक है, अब T क्या है तो हम आपको यहाँ बता दें, इधर लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देख लेना। ऐसा करते हैं, ये है, चलो एक काम करो, इसका एक डायग्राम बनाएंगे, बाद में लिखना है इसको। आप पहले यहाँ तक लिखो, फिर हम एक डायग्राम बना देते हैं, यहाँ पे फटाफट लिख लें, डायग्राम से हो जाएगा। क्योंकि हम कैसे बताएंगे आपको कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर क्या है, टी क्या है। तो ये हमने क्या किया है, ये हमने थोड़ी सी बड़ी केशनरी ले ली है जिससे हम चीज़ों को समझा पाएँ। और पानी जो है वो यहाँ तक चढ़ गया है ऊपर, ठीक है, और पानी चढ़ेगा तो एक मेनिस्कस तैयार करेगा। हमने क्या है कि फॉर्चुनेटली क्या लिया है, हमने वाटर वाला ले लिया है। आप चाहो तो HG के लिए भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, मरकरी के लिए भी आप ऐसा कर सकते हो। तो इस जो ट्यूब है इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, ध्यान रखना, ये जो रेडियस है वो चंद्र बिंदु की नहीं है, ये नवचंद्रक जो बनाया ना मैंने इसकी रेडियस नहीं है, ये है, थोड़ा सा ठीक नहीं बन रहा है, ठीक बन रहा है, चलो ठीक है, और अच्छा बना दे थोड़ा सा, ये ठीक, अब ठीक है। तो ये जो रेडियस है कौन सी, स्मॉल r, ये है ट्यूब की रेडियस। r क्या है, क्या लिखें, नली की त्रिज्या या रेडियस ऑफ ट्यूब, नली की त्रिज्या भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और पानी जितना चढ़ा है, फॉर एग्जांपल पानी इसमें यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, और ये पानी इसमें यहाँ तक भरा हुआ है और पानी चढ़ गया ऊपर ऊंचाई पे, तो H जो है, H जो हमें कैलकुलेट करनी है उसका वैल्यू है, ये क्या है, ऊंचाई किसकी, केश नली में द्रव की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, केश नली में द्रव की ऊंचाई, ठीक है। चलिए इसके अलावा फॉर्मूले में क्या था, H का फॉर्मूला था 2t
कॉस थीटा अपॉन आर जी डी, और हमने बताया था डी बराबर रो भी आप लिख सकते हैं। ये किसको बताएगा? डेंसिटी को, घनत्व को। तो यहाँ टी था, टी क्या है? टी है द्रव का पृष्ठ तनाव। और ध्यान रखना ये जो कैपिलरी का एक्शन हो रहा है ये हो किसकी वजह से रहा है? पृष्ठ तनाव की वजह से। तो थीटा क्या है जी? थीटा देखो यहाँ बनेगा, थीटा तो यहाँ बनेगा, ये क्या है? थीटा कॉन्टैक्ट एंगल। थीटा क्या है? कॉन्टैक्ट एंगल, स्पर्श कोण। चलिए साहब, इसके अलावा और क्या रह गया? जी तो है ही 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। डी आपको बता दिया, डी क्या है? डेंसिटी है, मतलब घनत्व है। बस दो जानते ही हो, और एच आप जानते ही हो, तो कोई इशू है नहीं। तो ये सारी बात ध्यान रखना। ये घनत्व किसका है? वाटर का है, मतलब जो भी है लिक्विड, आपको लिक्विड का घनत्व होगा। जी आप जानते हैं, थीटा स्पर्श कोण है, टी पृष्ठ तनाव है किसका? लिक्विड का, और एच जहाँ तक चढ़ा है, और रो। आप कहेंगे सर ये इसके लिए है क्या? इसके लिए भी नहीं है, बिल्कुल इसके लिए है। जो एच की वैल्यू आएगी वो भी इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट की जाएगी। बस अंतर इतना होगा कि यहाँ थीटा ग्रेटर देन 90 होगा, तो यहाँ 90 ग्रेटर देन लिख देना। और आपको हम प्रूफ भी करवाएंगे कि ये हमने क्यों लिखा है। चलो प्रूफ पहले करवा देते हैं। तो देखो, यदि थीटा इज लेस देन 90 है, थीटा इज लेस देन 90 है, तो ध्यान रखना हमेशा कॉस थीटा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा तो एच क्या आएगा? पॉजिटिव। तो यदि कॉस थीटा पॉजिटिव है, एच पॉजिटिव है, तो पानी कहाँ चढ़ेगा? ऊपर। इसका मतलब थीटा लेस देन 90 वाले सभी द्रव कहाँ चढ़ेंगे? ऊपर। देखो इधर सेकंड, थीटा ग्रेटर देन 90 है, इसका मतलब हमारा जो कॉस थीटा है वो कैसा होगा? नेगेटिव। मतलब एच कैसा होगा? नेगेटिव। एच नेगेटिव का मतलब पानी नीचे जाएगा, तो नहीं लिखा है, पानी क्या होगा? स्तर उसका घटेगा। ठीक है, चलिए ये बात आप ध्यान रखें। और ये जो रेडियस है इसको मत भूलना। ये फॉर्मूले में जो रेडियस आती है स्मॉल आर, नीचे वाली रेडियस, ये आएगी आपकी कौन सी? ट्यूब की रेडियस, नली की त्रिज्या। हम बाद में नवचंद्रक वाला भी बनाएंगे, नवचंद्रक तो काफ़ी बड़ा बनेगा इसका, तो उसकी रेडियस हम अलग से निकालेंगे। पहले आप इसको लिख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब देखें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट नहीं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, अभी हमने एच का फॉर्मूला लिखा 2t cos थीटा अपॉन आर जी डी, डी फॉर डेंसिटी। अब सोचो, एक केस हम डिस्कस करें कि हमारे पास दो कैपिलरी ट्यूब हैं और दोनों की रेडियस अलग अलग है, लेकिन उन कैपिलरी ट्यूबों को, या अलग अलग जो भी हमारी केस नलियां हैं, उनको हमने सेम लिक्विड में डाला। तो बताइए हाइट किसकी ज़्यादा होगी या किस में ज़्यादा होगी? हम रिपीट कर रहे हैं, हमने क्या किए कि दो बीकर लिए और दोनों बीकर सेम हैं, दोनों में लिक्विड सेम है। इसमें हमने थोड़ी सी मोटी केस नली ले ली और इसमें थोड़ी सी छोटी केस नली ले ली। तो दोनों में त्रिज्या का अंतर है, यदि इसकी त्रिज्या R1 है, इसकी त्रिज्या R2 है, तो ऐसे केस में हाइट किस में ज़्यादा होगी? तो सर देखो, दोनों लिक्विड सेम है, मतलब इसकी डेंसिटी भी D है, इसकी डेंसिटी भी D है, इसका मतलब D नियत हो जाएगा। ग्रेविटी G फिक्स होती है, ग्रेविटी G फिक्स होती है, तो G का कोई इशू नहीं है। और यदि ये भी वाटर है और ये भी वाटर है, तो इसका मतलब क्या है? सर्फेस टेंशन भी फिक्स है। ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, नली केश नली है, मतलब कांच की है, ये भी कांच की है, तो मेनिस्कस भी कैसा होगा? मतलब कॉन्टैक्ट एंगल भी कैसा होगा? बराबर। तो H प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा। ये एक स्पेशल नियम है जिसे ज्यूरिन का नियम कहते हैं। किसका कहते हैं? ज्यूरिन का नियम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ज्यूरिन का नियम कहता है कि H1/H2 दैट इज R2/R1। जितना ज़्यादा रेडियस उतनी हाइट कम, जितनी हाइट कम उतनी ज़्यादा रेडियस, और जितनी रेडियस कम उतनी हाइट ज़्यादा होगी। लेकिन सोचो, क्या हाइट इनफाइनाइट हो सकती है क्या? मतलब बहुत ज़्यादा हाइट हो सकती है क्या? देखो, सेकंड स्पेशल केस है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं। इफ G बराबर 0, मतलब ग्रेविटी 0 हो जाए फॉर एग्जाम्पल, और ग्रेविटी 0 कहाँ देखने को मिलती है? यदि हम सैटेलाइट में हैं, उपग्रह में हैं, तो वहाँ क्या होगा? ग्रेविटी 0 होगी। हम लिख देते हैं उपग्रह पर हैं हम लोग, या हम पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर चले गए, या ऐसी कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो गई जिसमें ग्रेविटी 0 है। तो यदि ग्रेविटी 0 है, तो देखो जरा फॉर्मूले में 2t cos थीटा R इंटू 0 इंटू डी, इसका मतलब इनफाइनाइट। तो H इनफाइनाइट किसका मतलब क्या होगा? कौन कौन ये सोच रहा है कि सर H इनफाइनाइट है, मतलब जो हमारा लिक्विड है वो बाहर निकलना चालू कर देगा, क्योंकि इसकी हाइट तो H ही एक लिमिट में होगी, और
बात तो समझना, एक बार हम वापस समझा रहे हैं, हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया हो आपको। ये जो है इसकी लंबाई है एल, और लंबाई हमारे पास जो ओकेशनली की होगी वो तो फाइनाइट ही होगी ना, वो इनफाइनाइट थोड़ी हो सकती है, क्योंकि इसको तो हम बनाने वाले हैं, तो हम इनफाइनाइट लेंथ की ओकेशनली तो बना नहीं सकते। हमारे पास एल लेंथ की ओकेशनली है, और हमने क्या किया, इसको अंतरिक्ष में ले जाके ट्यूब को पानी के अंदर डाला, तो पानी राइज करेगा, ऊपर चढ़ेगा, जाहिर सी बात है। और ग्रेविटी जीरो होने के कारण एच बराबर कितना होगा, इनफाइनाइट। तो क्या बताइए, पानी बाहर जाएगा निकल कर या नहीं जाएगा? एच तो इनफाइनाइट है ना। तो आप ध्यान रखें, हमेशा सोचो कि यदि एल लंबाई है हमारी केशनली की, और आपकी एच जो है वो ज़्यादा आ रही है एल से, मतलब पानी की जो हाइट आ रही है चढ़ने की वो ज़्यादा आ रही है एल से, मतलब पानी बाहर निकलने की कोशिश वाली कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रही है, तो पानी कभी भी बाहर नहीं निकलता, पानी चढ़ेगा मैक्सिमम पॉइंट तक। मतलब यदि इसकी लंबाई एल है और आपका हाइट जो है वो एल से ज़्यादा आ रहा है, चाहे वो आपका हाइट एल से ज़्यादा आ रहा है, आपकी हाइट इनफाइनाइट भी क्यों नहीं आ रही, लेकिन फिर भी आपका जो पानी चढ़ेगा इसमें वो मैक्सिमम हाइट तक चढ़ेगा, मतलब एल लंबाई तक चढ़ेगा, एल लंबाई से ऊपर नहीं जाएगा, एक बूंद भी इधर नहीं आएगी। क्यों? सोचो, यदि ये पानी इधर आ जाता, ये पानी इससे बाहर निकल जाता, तो एक तरीके से ये फाउंटेन बन जाता, फव्वारा। और यदि फव्वारा बन गया तो हमने कोई एनर्जी तो दी नहीं, तो पानी क्या कर रहा है, केशनली में पृष्ठ तनाव के कारण अपने आप चढ़ रहा है और अपने आप गिर रहा है। सोचो, तो ये क्या हो रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन हो रहा है। क्यों? हमने कोई एनर्जी दी नहीं, हमने तो केशनली लगाई, केशनली पानी ऊपर चढ़ा और नीचे आ गया। फिर क्या किया, यहाँ ऐसा करो, एक टरबाइन लगा दो। क्या लगा दो? टरबाइन लगा दो। ये पानी टरबाइन में गिरता रहेगा, टरबाइन घूमता रहेगा, बिजली बनती रहेगी, और ये पानी यहाँ से जाएगा, इधर गिरेगा, जाएगा इधर गिरेगा, कोई एनर्जी हम दे नहीं रहे। तो एनर्जी कंजर्वेशन जो है उसमें फॉलो नहीं हो रहा है, इस वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं होता। यहाँ जो ऊर्जा का संरक्षण है वो बिगड़ जाता है। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि चाहे एच बराबर इनफाइनाइट आए, चाहे ऐसी स्थिति आ जाए, दो स्थितियां बनती हैं, एक तो एच बराबर इनफाइनाइट की, और एक बनती है कि कैलकुलेटेड लेंथ, कैलकुलेटेड हाइट, मतलब आपने जो हाइट की कैलकुलेशन की है वो ज़्यादा आ जाए, किससे? लेंथ ऑफ ट्यूब से। मतलब चलो लिख देते हैं, लेंथ ऑफ ट्यूब से। तो ऐसी स्थिति में, दोनों स्थितियों में द्रव एल लंबाई तक चढ़ेगा या कंप्लीट लंबाई को प्राप्त करेगा, पर नली से बाहर नहीं गिरेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो जी, अगला पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 3। सर आपने अभी हमको स्पष्ट रूप से कहा कि सर ये यदि केशनली है और यदि ये कोई मेनिस्कस बन रहा है, हमने लिया था वाटर वाला कॉन्सेप्ट लेस देन 90 वाला, तो इस तरह से कुछ डिजाइन हो रहा था, और आपने हमसे कहा था कि सर ये जो है ना, ये है स्मॉल आर, ट्यूब की रेडियस। आपने ये भी कहा था कि मेनिस्कस की बताएंगे। तो सोचो मेनिस्कस कैसा बनेगा, इसको गोला को पूरा करो, कुछ इस तरीके से एक गोला तैयार होगा हमारा। मतलब ये पूरा जो नवचंद्रक जो है, इसको रेडियस, इसकी रेडियस होगी यहाँ, सॉरी कुछ थोड़ी सी इधर उधर हो गई है, 1 सेकेंड, यदि स्क्वायर मान लें तो यहाँ इसकी रेडियस होगी, किसकी होगी ये होगी आपके चंद्रबिंदु की रेडियस। ठीक है, और ये क्या है, ये है चंद्रबिंदु की रेडियस, सॉरी नवचंद्रक की, मतलब मेनिस्कस की, और नीचे वाला क्या है, ये है ट्यूब की रेडियस। ठीक है, लिख देते हैं, आर क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब, मतलब नली की त्रिज्या, और हम पूछे व्हाट इज द कैपिटल आर, ये है मेनिस्कस, मतलब नवचंद्रक की त्रिज्या। ठीक है, अच्छा दोनों में रिलेशन क्या है, यदि ये एंगल कितना है, ये और ये कितना था सर, ये थीटा था, तो ये भी थीटा होगा। आप कहेंगे सर कैसे, ये लाइन देखो, देख ली सर, और ये लाइन देखो कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। ओके, ये लाइन देखो,
और ये लाइन, ये भी 90 डिग्री का कोण है। हम ऐसे इसको बनाना चाहें तो ये कितने डिग्री का कोण है, 90 का। तो ध्यान रखें इस लाइन और इस लाइन के बीच में 90 डिग्री का कोण है, मतलब सॉरी थीटा डिग्री का कोण है। दो लाइनों के बीच में जब थीटा डिग्री का कोण होता है तो इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर के बीच में भी थीटा डिग्री का कोण होगा। इसको उठा के उसके ऊपर ले आओ तो ये आ जाएगा यहाँ और ये आ जाएगा यहाँ। तो ये कह रहे हैं हम इस लाइन और इस लाइन के बीच में यदि थीटा है तो इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर के बीच में भी थीटा एंगल होगा। ये थ्योरम आती थी 10th क्लास में, कोई बात नहीं, याद है तो बढ़िया, नहीं है तो बढ़िया। तो कुल मिला के हमको एक चीज़ मिल गई, ये मिल गया आर, ये मिल गया स्मॉल आर, और इसका हमको पता नहीं, और ये है थीटा। तो यहाँ से क्या चीज़ निकल के आ रही है, एक निकल के आ रही है कॉस थीटा। बताइए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, और स्मॉल आर बराबर क्या बन रहा है यहाँ से, आर कॉस थीटा। क्या बन रहा है स्मॉल आर बराबर आर कॉस थीटा। अब हम यहाँ लिख रहे हैं, देखो फॉर्मूला बताओ हाइट का, इधर ठीक नहीं रहेगा, आप घूम जाओगे, इधर देखो फॉर्मूला बताओ, h बराबर 2t कॉस थीटा अपॉन बोलो आर जी डी। आर बराबर क्या है, कैपिटल आर कॉस थीटा, लिखो 2t कॉस थीटा और आर कॉस थीटा, जी डी, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो 2t अपॉन आर जी डी। ध्यान रखें ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है मेनिस्कस के रेडियस के फॉर्मेट में, और ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ये है ट्यूब की रेडियस के फॉर्मेट में। इसको लिख ले, और इस बात को जरूर ध्यान रखना, h बराबर इन्फिनिटी को डिपेंड करता है इस बात पे। तो आप इसको लिख ले, फिर हम इसके न्यूमेरिकल लेते हैं। फटाफट लिखें आप लोग। हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स बोर्ड पे देखेंगे, ध्यान रखना, एक एक सवाल को पहले पढ़ो फिर खुद करो, उसके बाद सारे क्वेश्चंस को एक साथ मत लिखना, पहले समझो इसको, ठीक है। इस बात को बड़े ध्यान से सुना करो, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो खुद और ढूंढो इसमें क्या क्या डाटा गिवन है, फिर ये देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा और आंसर खुद निकाल के रखो, फिर हम बताएंगे क्या आंसर आएगा। चलो जल्दी करो। देखो इधर, यदि आपने ट्राई कर लिया है तो 1 mm त्रिज्या की एक केश नली, ध्यान रखना त्रिज्या कितनी है केश नली की, यहाँ कर रहे हैं पूरा सवाल। केश नली की त्रिज्या स्मॉल आर दे रखी है 1×10⁻³ मीटर, ठीक है, इतनी दे रखी है। मिलीमीटर बेटा, ये मिलीमीटर का मतलब 10⁻³ त्रिज्या की केश नली में शुद्ध जल की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, शुद्ध जल। कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे किसी चीज की कमी है, नहीं है साहब। शुद्ध जल से उसने क्या बता दिया आपको, शुद्ध जल से उसने बता दिया कि थीटा बराबर आपको 0 डिग्री काम में लेना है, और मेनिस्कस सॉरी ये जो कॉन्टैक्ट एंगल है ऐसे ही आएगा, ये यूज हो गया देखो यहाँ पे, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ऊंचाई ज्ञात करनी है, h निकालनी है यदि पृष्ठ तनाव 0.05 है। तो हमको क्या निकालनी है, t गिवन है 0.05 न्यूटन अपॉन मीटर, h निकालनी है तो h का फॉर्मूला है 2t cos थीटा अपॉन आर जी डी। अब समस्या ये है, समस्या क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, ये तो आपको पता ही है, d फॉर डेंसिटी, फॉर वाटर 10⁻³ kg/m³। तो 2 गुणा टेंशन कितना है 0.05, कॉस कितना 0 डिग्री 1 हो गया, अपॉन आर कितना है भाई 10⁻³ और जी कितना है 9.8, ऐसा करो 10 ले लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 10 मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी कितनी है 10⁻³ ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 से -3 ये कैंसिल आउट हो गया, और ये आ गया 2 गुणा 5 गुणा 10⁻³ और 10 mm हाइट कवर करेगा, ठीक है। देखो जरा कैसे करेंगे इसको, हमने इसमें से -2 जो है बाहर निकाल दिया तो 5 रह जाएगा, 5 दूना हो गया 10, और 2 इसमें से बाहर निकाला, एक ये -3, तो 10 mm आंसर आ गया, ठीक है। चलो आपका भी यही आ रहा होगा, कई सारे बच्चों ने तो cos 0 का मान 0 लिख दिया होगा, हो जाती है गलती, जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे करें। एक सीधी रखी हुई केश नली में द्रव की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। यदि केश नली ऐसे रखी है, उसने कहा है कि हमारा जो द्रव चढ़ा है ना वो चढ़ा है 4 सेंटीमीटर तक। आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट के सवाल लिए गए हैं, सारे कॉन्सेप्ट सीख लो कैसे काम करते हैं। यदि इसे केश नली से 36 से, यदि इस केश नली को 36 से 30 डिग्री झुका दिया जाए, तो इस केश नली को क्या कर दिया है, टिल्ड कर दिया है, झुका दिया है। जानते हो ना टिल्ड करना, रुक जाओ टिल्ड नहीं हो पा रही है जी, ठीक है। देखिए ये अच्छे से पढ़ना, कई बार वो देगा वर्टिकल से और कई बार देगा वो
हॉरिजॉन्टल से। तो हम अगला क्वेश्चन आपको देंगे इसी में ही, वर्टिकल से, ठीक है, वो आपको घर से करके लाना है। हाँ जी, 30 डिग्री झुका दिया जाता है, कहाँ से? 36 से, तो हमने 36 से 30 डिग्री झुका दिया। यदि वो कहता वर्टिकल से तो हम यहाँ से झुकाते हैं इसको ऐसे करके, ठीक है, उसने कहा है 36 से। ओके, नली में वाटर की स्थिति क्या होगी या वाटर की लंबाई क्या होगी? तो देखो, यदि ये एच है, एच बराबर कितना दे रखा है उसने? 4 सेंटीमीटर, यदि वो सीधी रखी है और यदि इसको झुका दिया है तो पानी कहाँ पहुँच जाएगा? पानी की जो स्थिति है, आपको पता है किसी चीज़ को झुकाएंगे तो पानी थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो यही पूछ रहा है, व्हाट इज द पोजीशन या व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ वाटर, वाटर की लंबाई क्या होगी, ये वाटर की जो है इस नली में कितनी लंबाई है, ये पूछा जा रहा है। ध्यान रखना, केश नली में जो एच है ना वो कभी भी चेंज नहीं होती। आप इसको ऊपर नीचे कर लें तो ये जो एच है ना, ये वाली हाइट, मतलब हॉरिजॉन्टल से या सरफेस से जिससे आप हाइट कैलकुलेट कर रहे हो, माना पानी यहाँ तक भरा हुआ है तो उस केस में फॉर एग्जांपल पानी ऐसे भरा हुआ है, तो यहाँ से यदि हाइट नाप रहे हो तो ये हाइट कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे आप इसको झुकाएं या ना झुकाएं। तो हाइट कितनी है? एच, जो कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। कुल मिला के आपको क्या निकालना? हाइपोटेनियस एल। क्या पता है आपको? सामने वाला आपको पता है परपेंडिकुलर, और बेस का जरूरत नहीं है, तो क्या लगाएंगे? साइन 30। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। परपेंडिकुलर कितना है? एच, कर्ण कितना है? एल। तो बताइए एल कितना आ गया जी? एच अपॉन साइन 30। व्हाट इज द एच? दैट इज 4 सेंटीमीटर। व्हाट इज द साइन 30? दैट इज 1/2। 2 पर चला जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ गई। क्या आ गई? 8 सेंटीमीटर। बस यही ऑप्शन है आपका, ठीक है। क्या आंसर है इसका? 8 सेंटीमीटर। अब आपको क्वेश्चन क्या करना है, यदि इसे क्षैतिज से नहीं, अब हमने कर दिया वर्टिकल से, मतलब ऊर्ध्वाधर से झुका दिया जाए, तो आपका आंसर क्या आएगा? अब हमको बताइएगा। 30 डिग्री झुकाना है ऊर्ध्वाधर से भी। ओके, देखो ये ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? 8 सेंटीमीटर। हटा दें इसको, चलिए हेलो जी, आगे बढ़ते हैं साहब। केश नली में वाटर 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक चढ़ता है। कोई केश नली है और 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक वाटर चढ़ता है। यदि केश नली की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, रेडियस जो है, माना पहले की r थी जिससे हमको h इतना प्राप्त हुआ, अब हमने r' कर दी जो कि r/2 हो गई, तो हाइट पूछ रहा होगा, तो केश नली में वाटर की हाइट क्या होगी? तो ज्यूरिन का नियम लगेगा, क्योंकि h और r का रिलेशन पूछ रहा है। तो क्या होता है ज्यूरिन का नियम? h प्रोपोर्शनल टू 1/r, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HR बराबर कॉन्स्टेंट। तो देखो आप ऐसा लिख सकते हो क्या? H1R1 बराबर H2R2, ये सबसे अच्छा तरीका है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि T जो पृष्ठ तनाव है, द्रव चेंज कर नहीं रहे, वही रहेगा, थीटा भी वही रहेगा, तो ऐसे केस में ज्यूरिन का नियम लेना चाहिए। H1 कितना दे रखा है जी? 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है? R, उसने दे रखा है। अब त्रिज्या को आधा कर दो, ये लो जी, आधा कर दिया, तो R से तो R कट गया, 20 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि आपने क्या किया? नली को पतला कर दिया तो पानी डबल हो गया, ठीक है। अब यही क्वेश्चन देखो, इसको ध्यान से समझना, हो सकता है आपको नहीं दिखाई दे रहा हो, हम पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान से समझना। यदि नली का काट क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, अरे रुको, यदि नली का नहीं, एक सेकेंड, नली का काट क्षेत्रफल 1/4 कर दिया जाए। ध्यान से समझो, काट क्षेत्रफल क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया। उसने कहा है कि यदि एरिया ए है इस नली का, और हाइट दे रखी है आपको कितनी 10 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि यदि मैं इसका एरिया आधा कर दूं, a/2 कर दूं, तो बताइए हाइट कितनी आएगी? चलो आप कोशिश करो, हाइट कितनी आएगी? क्वेश्चन लिख लो नीचे वाला, यदि नली का काट क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शन एरिया 1/4 कर दिया जाए तो हाइट कितनी? हाँ जी, तो देखें इसका एरिया कितना है भाई? πr²। ये एरिया कितना कर दिया है? अरे ये तो a/4 है, अब चेक कर लें, a/4 एरिया है, तो कितना आएगा? π²/4, ठीक है। अब यहाँ से हम पूछें इस काट क्षेत्रफल की या इस एरिया की रेडियस कितनी है? आप कहोगे सर r है, और हम यहाँ पूछें तो आप कहोगे सर r/2 का होल स्क्वायर, मतलब रेडियस कितनी है? r/2। तो कहने का मतलब आपको तो बेवकूफ़ बनाया गया है ये कह के कि एरिया को 1/4 कर दिया है। बेसिकली वो रेडियस को आधा ही कर रहा है, तो जैसे रेडियस को आधा करेगा तो हमारी हाइट डबल हो जाएगी, मतलब h बराबर 20 सेंटीमीटर। वही आंसर आएगा पहले वाला। लैंग्वेज अलग अलग है,
एक पेपर में ये लैंग्वेज पूछी जाएगी, दूसरे में इसको कर देंगे। बात आ रहा है समझ में? चलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? समान पृष्ठ तनाव वाले, मतलब 3 रो1 रो2 रो3 के द्रव हैं और रिलेशन दे रखा है। रो1 मतलब डेंसिटी ऑफ पहले लिक्विड की सबसे ज़्यादा है, दूसरे लिक्विड की डेंसिटी और कम है, तीसरे की और कम है। 3 द्रवों को 3 समान केश नलियों में समान ऊंचाई तक चढ़ते हैं। तो देखो जी, हमारे पास 3 केश नलियाँ हैं और जो आइडेंटिकल हैं, मतलब बिल्कुल एक जैसी हैं, ना तो इनकी ऊंचाई में अंतर, ना इनकी लेंथ में अंतर है और ना ही इसकी रेडियस में अंतर है, और समान ऊंचाई तक चढ़ती हैं। तो पानी जो है वो इक्वल हाइट कवर करता है, लेकिन इसकी डेंसिटी रो1 है, इसकी डेंसिटी रो2 है, इसकी डेंसिटी रो3 है। ठीक है, समान पृष्ठ तनाव है, इसका पानी का पृष्ठ तनाव भी टी है, इसका भी टी है, इसका भी टी है। सही रिलेशन ज्ञात करो, मतलब उसने पूछा है कि बताइए डेंसिटी अलग है, उसके बाद भी उसके कारण हमारा जो θ2 और θ3 मतलब कॉन्टैक्ट जो एंगल है उसका वेरिएशन क्या होगा, उसका रिलेशन क्या होगा। तो ऐसे केस में फॉर्मूला लिखो, H बराबर 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर, मतलब RGD होता है ना, RGD। ठीक है, अब देखो रेडियस बराबर है क्योंकि आइडेंटिकल है हमारे पास, मतलब समान केश नलियाँ हैं, तो R बराबर है। ग्रेविटी तो बराबर है ही। बात करते हैं डेंसिटी को, उसने रो दे रखा है तो रो लिख लें। 2 बराबर है, T क्या है, पृष्ठ तनाव भी बराबर है, और cos थीटा, और H क्या है, सब में बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि रो जो है, रो को इधर लेके आओ, क्या लिख सकते हैं 2t अपॉन RG, और RG नहीं, RG और नीचे आ जाएगी H और इधर आ जाएगी, हाँ ऐसे लिख सकते हैं कि देखो जरा चेक करो, रो को इधर लेके चले गए, H को नीचे ले आए, तो 2 कांस्टेंट, T कांस्टेंट, R कांस्टेंट, G कांस्टेंट, H कांस्टेंट, तो रो प्रोपोर्शनल टू किसके है, cos थीटा के। अब देखो रिलेशन ये है कि रो1 ज़्यादा है किससे, रो1 ज़्यादा है रो2 से, और रो3 सबसे कम है। तो इसका मतलब इसके बेस पे हम क्या कहेंगे, सर सेम रिलेशन इसमें होगा, cos θ1 ज़्यादा होगा, cos θ2 कम होगा, और cos θ3 सबसे कम होगा। लेकिन ये कंडीशन कब होगी, जब थीटा लेस देन θ2 लेस देन θ3। आप जानते हैं cos θ में उल्टा होता है, cos 0 का मतलब 1 मैक्सिमम, फिर क्या होता है धीरे धीरे वैल्यू घटती हैं। तो cos θ1 की वैल्यू अधिकतम कब प्राप्त होगी, जब थीटा की वैल्यू मिनिमम हो। cos θ2 क्या होगा, cos θ3 क्या होगा, तो ये रिलेशन आएगा। अब बात ये है कि सर ये रिलेशन 2 बार बन रहा है, θ1 छोटा है, कहाँ है, θ1 छोटा इसमें भी है, θ1 छोटा इसमें भी है, तो ये ऑप्शन करें या ये ऑप्शन करें। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो, क्या लिख रहा है, समान ऊंचाई तक चढ़ता है, राइज होता है, और इसका मतलब क्या है, कौन सा लिक्विड ऊपर चढ़ेगा, जिसका θ लेस देन 90 होगा, जिसका θ लेस देन 90 होगा वो लिक्विड ऊपर चढ़ेगा। तो ये जो θ3 की वैल्यू है वो लेस देन π/2 होनी चाहिए और 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखो जी 0 से ज़्यादा है θ1 है, उससे बड़ा क्या है θ2, उससे बड़ा क्या है θ3, π/2, सी ऑप्शन ये है। ठीक है, चलिए आप इसको लिख लें, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट करें भाई।